जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाओं के बारे में और उसमें जो समझौताएं हुई थी उनके भी बारे में। तो आइए जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसे पहला है होम रूल आंदोलन, लखनऊ फैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, फिर से पूना फैक्ट और फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर शिमला सम्मेलन और भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इसके बारे में एक वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा इससे रिलेटेड है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम कहते हैं, ये कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड, यानी इनको पूरा नाम हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते थे, जो इस समय इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और दादा भाई नौरोजी ने इनका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा, क्योंकि इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्र संघ था। जब दादा भाई नौरोजी ने अमेरिका घूमने गए थे तो वहाँ से कांग्रेस शब्द को लाए और ये भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिए थे। ठीक है। फिर अब देखिए, बात करते हैं होम रूल आंदोलन का। तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, जिसको 1916 में किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जो अध्यक्षता कर रहे थे वो बेलगांव पुणे से, और एनी बेसेंट कर रही थी मद्रास से। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो बेलगांव पुणे लिखा है यहाँ पे, तो ये बेलगांव एक कर्नाटक में भी पड़ता है, जिसको गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। तो वो बेलगांव कर्नाटक वाला अलग है और ये बेलगांव अलग है। ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो इसको डेट को याद रखेंगे 1916 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने के लिए आदेश दे दिया था। तो वहां जनरल डायर ने ओ डायर से बोलकर वहां पे गोलियां चलवा दी थी। रोलेट एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे थे वहां के जनता, क्योंकि रोलेट एक्ट ऐसा एक नियम था जिसमें किसी भी भारतीय को शक के दायरे में आते ही उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था और उसको छोड़ा भी नहीं जाता था। इसलिए इस एक्ट को काला कानून या बिना अपील बिना वकील का भी कानून कहा गया है, तो याद रखिएगा। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और इस पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था जनरल डायर ने ओ डायर से। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ही नरसंहार हो गया था। तो इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब है, तो इसको तो याद ही रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में। और उसके बाद गांधी जी ने किस कांड के बाद अपना केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और फिर से रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी। इसको भी याद रखिएगा।
अब इस घटना के बाद हुआ क्या कि इस घटना के बाद जांच बैठाई गई जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार, यानी उसको तहकीकात समिति के भी नाम से जाना गया, उनके अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हंसराज नामक भारतीय थे जिन्होंने जनरल डायर का सहयोग किया था, यानी हंसराज व्यक्ति जो था उसी ने जनरल डायर को ये बताया था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन वहाँ जलियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई है। तो वहाँ पे जनरल डायर पहुँचा था और गुस्सा होकर वहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। अब आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और यह 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस डेट में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, इस समय एग्जामों में ज़्यादा डेट ही पूछ रहा है, तो 1 अगस्त भी याद रखिएगा साथ साथ में 1920 में चालू हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। सीधा सीधा बात ये समझ लीजिए कि जो चौरी चौरा कांड है वहाँ पे सरकारी शराब की दुकान को बंद करने के लिए आंदोलन चल रहा था और वहीं पे भारतीय आंदोलन चला रहे थे। जो पुलिस चौकी थी गोरखपुर चौरा चौरी के पास, उसी के सामने, तो उसमें से एक अंग्रेज निकला और भारतीयों में से 3 को गोली मार दिया। इससे वहाँ के लोग गुस्साए और उसके बाद उस सभी लोगों को मार पीट कर उस जेल में बंद कर दिए और जेल के ऊपर यानी थाने के ऊपर तेल छिड़ककर उसमें आग लगा दिए, जिससे 22 सिपाही और एक थानेदार यानी लगभग 23 लोग उसमें जलकर मर गए थे। तो इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, जो 1922 में हुआ था। फिर आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और ये किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च के साथ हुआ था। मतलब इसको इस तरह से जानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को इरविन को डांडी मार्च के साथ की। यानी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग 11 सूत्री मांग थी, लेकिन जो वायसराय लॉर्ड इरविन था उसने अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार किया तो इसका परिणाम ये निकला कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन चालू हो गए। तो गोलमेज सम्मेलन इसको क्यों कहते हैं? राउंड टेबल कहते हैं, क्योंकि ये जो सभा बुलाई गई थी इंग्लैंड में, वो एक गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये लगातार ही ईयर में हुआ है। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, यानी पहला याद रखते हैं तो तीनों याद रहेगा। यानी पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ है। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो यहाँ से देखिए और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे वाले में, यानी 1931 में। फिर से ये क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेने वाले हैं?
तो उन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू हैं। अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो इसकी तिथि जो थी 12 नवंबर 1930 को थी और स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में था और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। करने का मतलब कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी कर रहे थे, इसमें भाग ही नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली यानी दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। मतलब कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो गांधी इरविन समझौता देखिए। अब मतलब कि जब गांधी जी ने यहाँ पे आकर सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो उनके बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी मतलब जो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, तो इसीलिए इसको गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। लॉर्ड इरविन की शर्तें थीं, सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। यानी गांधी जी ने जो सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे उसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, तो वही बात कहा था वायसराय ने यानी लॉर्ड इरविन ने कि विदेशी जो वस्तु है उसका बहिष्कार न किया जाए और कांग्रेस इंग्लैंड में आकर गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। लेकिन महात्मा गांधी जी की 11 शर्तें यानी 11 सूत्री मांग थी। उस मांगों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या है, पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, यानी गांधी जी का कहना था कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग चर पैसा कर दिया जाए। और तीसरा था भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे। फिर चौथा था नमक कर को समाप्त किया जाए और पांचवा था सेना संबंधित व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। उसके बाद छठवां था बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया। और फिर विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगाए। फिर आठवां भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण हो। फिर 9वीं मांग थी सभी राजनैतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी से थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे बोले हैं सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे सभी क्रांतिकारियों को भी बोले होते तो भगत सिंह और भी उनके साथ जो भी क्रांतिकारी थे उनको भी छूट मिली जा सकती होगी अगर ऐसे वो बोले होते तो। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे वो गांधी जी से गलती हो गई है। और फिर उनकी 10वीं मांग थी गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। और 11वीं और उनकी लास्टवीं मांग थी आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो ये गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग थी लॉर्ड इरविन के सामने थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की तिथि 7 सितंबर 1931 में हुआ। कहने का मतलब कि जो ये मांगे थी लॉर्ड इरविन ने मान लिया इस बात को। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था जिसकी डेट थी 7 सितंबर 1931 में और स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन में था। और उस समय भारत का वायसराय हो गया था लॉर्ड लिनलिथगो। सम्मिलित सदस्य कौन कौन थे, तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पे पहुँचे थे, दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए थे और कांग्रेस से गांधी जी गए थे। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गांधी जी ने लंदन किस जहाज से पहुँचे थे, तो एस राजपूताना से। और गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर का उपाधि फ्रैंक्स मोरिस ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की जो 1932 में हुआ था और वही स्थान लंदन में ही हुआ था।
और ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने यहाँ से वो उठ के चले आए थे, यानी गुस्सा होकर चले आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग गए थे, जैसे मुस्लिम लीग से जो मोहम्मद अली जिन्ना गए थे वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और दलित वर्ग से बाबा भीमराव अंबेडकर गए थे तो वो दलितों के लिए बात कर रहे थे, और सरोजिनी नायडू भी गई थी जो महिलाओं के लिए विशेष मांग कर रही थी। इसलिए गांधी जी गुस्सा होकर उस गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चले आए थे। इसलिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार के कारण वो पूरी तरह से असफल रहा। अब बात कर लेते हैं पूना समझौता के बारे में। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। कारण क्या था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुँचे थे ये लोग साथ साथ, तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर की जो बातें थीं, यानी दलितों को सताने वाली, तो वो कहीं ना कहीं बात सही थी। तो इसलिए पूना समझौता कहा जाता है कि 24 सितंबर 1932 को हुआ, जो यरवदा जेल में हुआ, और वहाँ पे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। और इसका परिणाम ये निकला कि केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया, और दूसरा प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इस तरह से और भी कुछ मांगें थी, जैसे ये भीमराव अंबेडकर मांगे थी जो अनुच्छेद 17 भी जुड़वाए, जिनको हम छुआछूत का अंत या अनटचेबिलिटी रूल भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उसके बाद गांधी जी ने हरिजन पत्रिका भी निकाले, और फिर गांधी जी ने ये भी बात बोली कि अब दलितों को दलित नहीं हरिजन कर बुलाया जाएगा, और उसके बाद ये सारी बातें हुई। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मांग की। तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार भारत में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी, तो ये डेट इम्पोर्टेंट बनता है 3 जून 1947। ठीक है, और इस तरह से भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए, और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद माना जाता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज रेड क्लिफ नामक ने इसका निर्धारण किया, इसलिए रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भूदान आंदोलन, और ये आज के टॉपिक का लास्ट बिंदु है। जो भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, और इसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान में दी थी, यानी उनको दान में दे दी थी जो रामचंद्र रेड्डी थे। और देखिए रेड्डी से याद रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं उनके नाम के साथ रेड्डी लगा हुआ है, तो इस तरह से याद रखेंगे। कई बार एग्जामों में पूछा है कि भूदान आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। कब चालू हुआ, तो 1951 में, और कौन चालू किया था, तो विनोबा भावे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।